भारत के मध्य भाग में समतल मैदानों के बीचों बीच पीपल गांव नाम का एक पुराना और बड़ा गांव बसा हुआ था। इस गांव की पहचान यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और लोगों के बीच का भाईचारा था। यहाँ ना तो कोई राजा था और ना ही कोई जादुई नदी, बस मेहनतकश किसान थे जो अपनी जमीन को ही अपनी माँ मानते थे। गांव के ठीक बीच में एक बड़ी पुरानी हवेली थी जो चौधरी सदन के नाम से जानी जाती थी। यह हवेली केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि गांव के सम्मान का प्रतीक थी। इसमें दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई कैलाश। रमेश अपने पिता के समय के मूल्यों को मानता था। वो धैर्यवान, समझदार और मिट्टी से जुड़ा इंसान था। वहीं कैलाश, जो अभी अभी शहर से पढ़ाई करके लौटा था, नई सोच और आधुनिकता का पक्षधर था। उसे लगता था कि गांव के पुराने तौर तरीके उसकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। गांव में इस साल भयंकर सूखा पड़ा था। आकाश से आग बरस रही थी और जमीन में दरारें पड़ गई थी। लेकिन इससे भी बड़ी दरार चौधरी सदन के आंगन में पड़ने वाली थी। कैलाश ने जिद पकड़ ली थी कि उसे अपना हिस्सा अलग चाहिए। वह अपनी जमीन बेचकर शहर में व्यापार करना चाहता था या अलग मकान बनाना चाहता था। आज फैसले का दिन था। हवेली के बड़े आंगन में पंचायत बैठी थी। गांव के बुजुर्ग, पंच और तमाशबीन सब जमा थे। हवा में तनाव था, लू के थपेड़े चल रहे थे और माहौल किसी विस्फोट से पहले की शांति जैसा था। रमेश आंगन के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा अवसाद था। वो अपने छोटे भाई को देख रहा था जो गुस्से में तमतमाया हुआ पंचों के सामने खड़ा था। पंच परमेश्वर और मेरे छोटे भाई कैलाश, आज मेरे लिए यह कहना बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन चुप रहना अब संभव नहीं है। कैलाश, तुम जिस बंटवारे की मांग कर रहे हो, क्या तुम सच में समझते हो कि इसका क्या अर्थ है? यह केवल इस आंगन के बीच एक दीवार खींचना नहीं है। यह दीवार हमारे पिता की आत्मा पर खींची जाएगी, जिन्होंने मरते दम तक हमें यही सिखाया था कि 1 और 1 11 होते हैं और अलग अलग केवल 2। देखो इस हवेली को, इसकी हर ईंट में हमारे पूर्वजों का पसीना है। जब पिताजी ने यह घर बनाया था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके ही बेटे इसे इंच और फुट में नापेंगे। तुम कहते हो कि तुम्हें अपनी स्वतंत्रता चाहिए, तुम्हें अपनी तरक्की चाहिए, लेकिन मुल्ला, क्या तरक्की का रास्ता अपनों को काट कर ही निकलता है? बाहर देखो, गांव में सूखा पड़ा है, कुएं सूख रहे हैं, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा। ऐसे समय में जब हमें एक दूसरे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम अलग होने की बात कर रहे हो। अगर हम एक साथ रहे तो हमारी जमा पूंजी और अनाज के भंडार से हम इस मुश्किल समय को काट लेंगे। लेकिन अगर आज बंटवारा हुआ तो जो आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा और जो आधा मेरे पास रहेगा, वह हम दोनों को कमजोर कर देगा। मैं जमीन के लिए नहीं डर रहा हूँ कैलाश, मैं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। शहर की हवा और व्यापार के सपने अच्छे हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो पड़ोसी नहीं, अपना खून ही काम आता है। तुम कहते हो कि मेरे विचार पुराने हैं। मैं दकियानूसी हूँ। हाँ, मैं पुराना हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि जड़ों से कटकर पेड़ कभी हरा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, इस दीवार को मत उठने दो। यह दीवार हमें धूप और बारिश से नहीं बचाएगी। यह केवल हमारे बीच की बातचीत, हंसी और सुख दुख को रोक देगी। क्या तुम सच में अपनी भाभी के हाथ का खाना, मेरे साथ शाम की बैठकें और इस घर की रौनक को चंद सिक्कों के लिए छोड़ दोगे? भैया बस कीजिए अपनी ये भावनात्मक बातें। बचपन से मैं यही सुनता आ रहा हूं, परंपरा, परिवार, इज्जत, जड़ें। लेकिन इन जड़ों ने मुझे जकड़ कर रखा है, मुझे बढ़ने नहीं दिया। आप कहते हैं कि आप मेरे भले की सोच रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप अपनी सत्ता और अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके पीछे पीछे चलूं, आपकी हां में हां मिलाऊं और खेत में उसी बैल की तरह काम करूं जो बिना सवाल किए बस चलता रहता है। मैं पढ़ लिख गया हूं भैया, मैंने दुनिया देखी है। मुझे पता है कि खेती अब घाटे का सौदा है, खासकर इस सूखे हुए गांव में जहां पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी इस धूल और गोबर में बर्बाद नहीं करना चाहता। आप सूखे की बात कर रहे हैं। अरे अगर मेरे पास अपना पैसा होगा तो मैं शहर से टैंकर मंगवा सकता हूं, ट्यूबवेल लगवा सकता हूं। लेकिन साझे परिवार में हर छोटी चीज के लिए मुझे आपसे पूछना पड़ता है। मेरी पत्नी को अपनी रसोई में अपनी मर्जी से पकाने की आजादी नहीं है। मुझे अपने पैसे खर्च करने की आजादी नहीं है। ये प्रेम नहीं, ये गुलामी है जिसे आपने संस्कार का नाम दे रखा है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए,
अभी और इसी वक्त। मुझे ये पुराना मकान नहीं चाहिए। मुझे जमीन का हिस्सा चाहिए जिसे बेचकर मैं शहर में फैक्ट्री लगा सकूं। आप अपनी इस पुरानी हवेली और अपनी इन थोती आदर्श वाली बातों के साथ खुश रहिए। मुझे तरक्की करनी है। और रही बात मुसीबत की, तो मुझे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मैं गिरूंगा तो खुद उठूंगा। मुझे किसी के सहारे की बैसाखी नहीं चाहिए। पंचों, मैं आपसे न्याय मांगता हूं। कानूनन मेरा आधा अधिकार है और मुझे वो चाहिए। अगर भैया प्यार से नहीं देंगे तो मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और वो इस खानदान की इज्जत के लिए अच्छा नहीं होगा। कैलाश के शब्दों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सन्न कर दिया। उसकी आवाज में जो कड़वाहट थी, उसने स्पष्ट कर दिया था कि अब जुलाहा की कोई गुंजाइश नहीं बची है। रमेश खड़े खड़े ऐसे हिल गया मानो उसके शरीर से सारी जान निकल गई हो। गांव के सरपंच हरिया काका, जो अपनी सफेद दाढ़ी और निष्पक्ष न्याय के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने सिर को जोर से पटका। हरिया काका ने इन दोनों को बचपन में इसी आंगन में खेलते हुए देखा था। उनके लिए यह फैसला देना केवल जमीन का बंटवारा नहीं, बल्कि एक इतिहास को मिटाने जैसा था। सूरज अब ठीक सिर के ऊपर था और गर्मी असहनीय हो रही थी, लेकिन माहौल की गर्मी उससे कहीं ज्यादा थी। सरपंच ने एक लंबा गहरा सांस लिया, अपनी पगड़ी को ठीक किया और दोनों भाइयों को और वहां खड़ी भीड़ को देखा। उनकी नजर कैलाश पर टिकी थी, जिसमें उन्हें विनाश के बीज दिखाई दे रहे थे, और फिर रमेश पर, जो एक हारे हुए योद्धा की तरह दिख रहा था। सरपंच जानते थे कि कानून कैलाश के साथ है, लेकिन धर्म और नैतिकता राघवेंद्र के साथ। लेकिन कलयुग में अक्सर कानून की ही जीत होती है। उन्होंने खार कर अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। गांव वालों और तुम दोनों भाई ध्यान से सुनो। मैंने अपनी 80 साल की उम्र में कई बंटवारे देखे हैं। मैंने बड़े बड़े परिवारों को बिखरते और फिर मिट्टी में मिलते देखा है। कैलाश बेटा, कानून तुम्हें तुम्हारा हक देता है और मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने से नहीं रोक सकता। अगर तुम दीवार उठाना ही चाहते हो तो दीवार उठेगी, लेकिन मेरी एक बात अपनी गांठ में बांध लो। जमीन के टुकड़े तो हो जाएंगे, कागज पर लकीरें भी खींच जाएंगी, लेकिन मन में जो खाई आज तुम खोद रहे हो, उसे दुनिया की कोई दौलत कभी नहीं भर पाएगी। तुम कहते हो कि खेती घाटे का सौदा है और तुम्हें शहर जाना है। जाओ, खूब कमाओ, लेकिन याद रखना, शहर तुम्हें पैसा देगा पर छांव नहीं देगा। यहां इस गांव में जब तुम बीमार पड़ते थे तो पूरा मोहल्ला हाल पूछने आता था। शहर में अगर तुम मर भी जाओगे तो पड़ोसी को खबर तक नहीं होगी। और रमेश बेटा, तुम निराश मत हो। जो डाली पेड़ से टूट कर गिरना ही चाहती है, उसे तुम कब तक पकड़ कर रखोगे? अगर तुम उसे जबरदस्ती रोकोगे तो वो और भी कड़वाहट के साथ टूटेगी। बंटवारा होने दो, लेकिन मेरा फैसला ये है, जमीन आधी आधी बटेगी। हवेली के ठीक बीच से दीवार खींची जाएगी। कुआं हवेली के पीछे जो पुराना कुआं है, वो बंटवारे की लकीर पर आता है। वो कुआं नहीं बटेगा, उस पर दोनों का बराबर हक होगा। पानी को बांटा नहीं जा सकता, जैसे खून को बांटा नहीं जा सकता। केशव, तुम अपनी दीवार उठा लो, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो गए हो, उस दिन ये दीवार तुम्हें बहुत ऊंची लगेगी। पंचों की सहमति से यह फैसला पक्का किया जाता है। काका, मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त और है। कुआं सांझा का है, ठीक है, लेकिन उस कुएं में लगी बिजली की मोटर मेरी कमाई से आई थी। अगर कुआं सांझा रहेगा तो मोटर का क्या? भैया तो पुरानी रहट चलाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन मुझे पानी चाहिए, जल्दी और ज्यादा। मुझे अपने हिस्से की जमीन पर नकदी फसल उगानी है, जिसके लिए ज्यादा पानी लगेगा। भैया अपने हिस्से में जो चाहे करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुएं के पानी के इस्तेमाल का समय भी तय हो जाए। हफ्ते के 4 दिन मेरे और 3 दिन भैया के, क्योंकि मेरी जरूरतें ज्यादा हैं और मेरी योजनाएं बड़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को पानी को लेकर फिर से झगड़ा हो और मुझे बार बार पंचायत बुलानी पड़े। और दीवार आज ही से बनना शुरू होगी।
मैं शहर से मिस्त्री बुला चुका हूं। मैं एक पल भी अब इस सांझे के बोझ को नहीं ढोना चाहता। भैया, अब अपनी गाय भैंसों को मेरे हिस्से के आंगन से दूर रखिएगा। अब से मेरा आंगन मेरा है और आपका आपका। और काका, आप शहर की चिंता मत कीजिए। पैसा बोलता है। जब पैसा होता है तो शहर क्या, पूरी दुनिया सलाम करती है। ये पड़ोसी और समाज सब मतलब के साथी हैं। जब जेब खाली होती है तो कोई हाल नहीं पूछता, और जब जेब भरी होती है तो दुश्मन भी भाई बन जाते हैं। मैंने ये सच्चाई बहुत कम उम्र में सीख ली है, जो शायद आप लोग 80 साल में भी नहीं समझ पाए। कैलाश की दृष्टता और स्वार्थ ने सबको स्तब्ध कर दिया। पानी के बंटवारे की बात सुनकर रमेश का दिल बैठ गया। वह जानता था कि कुएं का जल स्तर पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। अगर कैलाश ने मोटर लगाकर अंधाधुंध पानी खींचा तो कुआं कुछ ही हफ्तों में सूख जाएगा। लेकिन अब वह कुछ नहीं बोल सकता था। फैसला हो चुका था। दूसरी तरफ रमेश का हिस्सा था, जो अब उदास और वीरान लग रहा था। कैलाश ने अपने हिस्से के खेत में गन्ने की फसल बोई, जिसे बहुत पानी चाहिए था, जबकि रमेश ने ज्वार और बाजरा बोया, जो कम पानी में भी उग सकता था। कैलाश ने अपनी मोटर कुएं पर फिट कर दी और दिन रात पानी खींचना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब ठीक लगा। कैलाश के खेत हरे भरे दिखने लगे, जबकि रमेश के खेत सूखे की मार झेल रहे थे। कैलाश गांव वालों के सामने अपनी छाती चौड़ी करके चलता, मानो कह रहा हो, देखो मेरा तरीका सही था। लेकिन प्रकृति अपना हिसाब बहुत क्रूरता से लेती है। गर्मी और बड़ी और मई का महीना आते आते जिस बात का डर था वही हुआ। कालू देखो, अनर्थ हो गया। कुएं का पानी तलछट तक पहुंच गया है। मैंने कैलाश को समझाया था। मैंने उसे चेताया था कि धरती का पेट फाड़कर अगर हम सब कुछ एक साथ लेने की कोशिश करेंगे तो धरती रूठ जाएगी। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसकी मोटर दिन रात चलती रही। उसने अपने गन्ने को तो सींच लिया, लेकिन अब हमारे पीने के लिए भी पानी बचना मुश्किल हो गया है। अब क्या होगा? जानवर प्यासे मर रहे हैं। मेरी ज्वार की फसल तो वैसे ही सूख रही है, लेकिन अब तो जीवन पर बनाई है। वो अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे यह दिखाई ही नहीं दे रहा कि उसने हम दोनों की कब्र खोद दी है। यह दीवार कालू, यह दीवार हमें पानी नहीं दे सकती। कल रात मैंने केशव के घर से झगड़े की आवाजें सुनी थी। लगता है उसकी तरक्की उसे वह सुख नहीं दे पा रही जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मैं चुपचाप यह विनाश देखता रहूं? अगर मैं उसे समझाने जाऊंगा तो वह सोचेगा कि मैं उससे जल रहा हूं या पानी भीख में मांग रहा हूं। मेरे पिता का कुआं जो 100 सालों से कभी नहीं सूखा था, आज मेरे ही भाई के लालच ने उसे सुखा दिया। यह केवल पानी का अकाल नहीं है, यह संवेदना का अकाल है। मुझे डर है कालू, बहुत डर है। अगर बारिश नहीं हुई तो इस दीवार के दोनों तरफ केवल लाशें बिछेंगी, फसलों की भी और सपनों की भी। दीवार के उस पार कैलाश के रूम में बैठा हुआ हुक्का पीते हुए कैलाश को और भड़काने के अंदाज में मीठी छुरी वाली आवाज में कहा, अरे कैलाश बाबू, क्यों चिंता करते हो? बड़े भाई का तो काम ही है रोना धोना। वो देख रहा है कि तुम्हारी फसल लहलहा रही है और उसकी सूख रही है, इसीलिए ये पानी का रोना रो रहा है। कुआं सूख गया तो क्या हुआ? तुम्हारे पास पैसा है, हम शहर से टैंकर मंगवा लेंगे, 1 नहीं 10 टैंकर। तुम अपनी फसल पर ध्यान दो। एक बार ये गन्ना कट गया और चीनी मिल में चला गया तो इतने नोट बरसेंगे कि तुम ऐसे 10 कुएं खुदवा लोगे। रमेश तो चाहता ही कि तुम उसकी तरह गरीब बने रहो। वो तुम्हें डरा रहा है ताकि तुम मोटर बंद कर दो और उसकी सूखी खेती को पानी मिल जाए। तुम उसकी बातों में मत आना। ये दुनिया केवल जीतने वालों की है कैलाश बाबू, और तुम जीत रहे हो। देखो, मैंने सुना है कि गन्ने के दाम इस बार आसमान छूने वाले हैं। तुम बस अपनी खाद और दवाई पर ध्यान दो, पानी की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। बस थोड़ा खर्चा लगेगा। और वैसे भी अब तुम अलग हो, राजा हो अपने घर के, किसी की सुनने की जरूरत नहीं। रमेश को अपनी पुरानी मान्यताओं के साथ प्यासा रहने दो। जब उसके पास खाने को नहीं होगा तब वो तुम्हारे ही पास आएगा हाथ फैलाने। तब उसे पता चलेगा कि बड़ा भाई कौन है, उम्र में बड़ा या हैसियत में बड़ा। तुम बस अपनी मुट्ठी भी रखो। जेठ का महीना अपनी पूरी तपिश के साथ बरस रहा था। पीपल, गांव की धरती तांबे की तरह तप रही थी। गर्म हवाएं यानी लू ऐसी चल रही थी मानो किसी ने भट्टी का दरवाजा खोल दिया हो। रमेश का डर सच साबित हुआ था। हवेली के पीछे वाला पुराना कुआं, जो पीढ़ियों से दोनों परिवारों की प्यास बुझाता आ रहा था,
अब पूरी तरह सूख चुका था। उसमें अब पानी की जगह केवल कीचड़ और मरे हुए मेंढक बचे थे। कैलाश की मोटर अब चलने पर केवल एक घड़ाहट की आवाज करती थी। पानी की एक बूंद भी नहीं उगलती थी। लेकिन केशव का अहंकार अभी भी नहीं सूखा था। सेठ गिरधारी की बातों में आकर उसने शहर से पानी के टैंकर मंगवाने शुरू कर दिए। रोज सुबह एक बड़ा टैंकर आता, कैलाश के आंगन में पानी उड़ेलता और चला जाता। कैलाश इस पानी से अपनी गन्ने की फसल को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था और थोड़ा बहुत अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखता था। दीवार के उस पार रमेश का परिवार बूंद बूंद के लिए तरस रहा था। गांव का सार्वजनिक तालाब पहले ही सूख चुका था। गांव की औरतें मीलों दूर एक छोटी सी बावड़ी से पानी लाने जाती थी। लेकिन रमेश की पत्नी जानकी बीमार थी और इतनी दूर नहीं जा सकती थी। रमेश को अपने बूढ़े बैलों को पानी पिलाने के लिए उन्हें कोस भर दूर ले जाना पड़ता था। उसके खेत की ज्वार जलकर खाक हो चुकी थी। लेकिन शारीरिक कष्ट से ज्यादा उसे मानसिक कष्ट था। वो रोज देखता था कि कैसे दीवार के उस पार पानी टैंकर से बहकर नाली में जा रहा है, जबकि उसके बच्चे प्यास से व्याकुल हैं। कैलाश ने अपने भाई की मदद करना तो दूर, उनसे बात करना भी बंद कर दिया था। उसने अपनी नई मोटर और टैंकर के पानी को अपनी सफलता का प्रतीक मान लिया था। लेकिन प्रकृति के न्याय का पहिया धीरे चलता है, पर पिस्ता बहुत बारीक है। टैंकर का पानी महंगा था और गन्ने की फसल को जितना पानी चाहिए था उतना टैंकर से पूरा नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे कैलाश की जमा पूंजी खत्म होने लगी और फसल भी मुरझाने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम दिन भर पानी बर्बाद करती रहती हो, कपड़े धोने में, घर धोने में। तुम्हें पता है एक टैंकर कितने का आता है? सेठ गिरधारी अब उधार देने में आनाकानी कर रहा है। वो कहता है कि पिछला हिसाब चुकता करो। मैं कहाँ से लाऊं पैसा? फसल अभी तैयार नहीं हुई है और उसे जिंदा रखने के लिए और पानी चाहिए। अगर ये गन्ना सूख गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और तुम बस बैठी रहती हो। मैंने सोचा था कि शहर के तरीके अपनाएंगे तो जिंदगी आसान होगी, लेकिन यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और वो दीवार की तरफ इशारा करते हुए, वो राघवेंद्र, जरूर उसी ने कोई टोना टोटका करवाया है। चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन मुझे पता है कि वो अंदर ही अंदर हंस रहा होगा। वो चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी जमीन गिरवी रख दूंगा, लेकिन फसल बचाऊंगा। रेवती, सुन रही हो? कल से पानी का इस्तेमाल आधा कर दो। हमें हर हाल में अगले 2 महीने निकालने हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे शहर जाकर अपनी बाइक बेचनी पड़ेगी। ये सब उस मनहूस कुएं की वजह से हुआ है। अगर उसमें पानी होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं पिताजी ने घर ऐसी बंजर जगह पर क्यों बनाया था। बस कीजिए, अब और कितना कोसेंगे आप सबको? कभी मुझे, कभी जेठ जी को, कभी पिताजी को, कभी किस्मत को। क्या आपको सच में दिखाई नहीं देता कि गलती किसकी है? ये कुआं कभी नहीं सूखा था कैलाश जी, कभी नहीं। जब हम सांझे में थे तो जेठ जी पानी का हिसाब रखते थे। वे कहते थे कि धरती को उतना ही दो जितना वह वापस दे सके। आपने उनकी एक नहीं सुनी। आपने मोटर लगाई, दिन रात पानी खींचा। आपने धरती का गला घोंट दिया। और अब जब वह मर गई है तो आप दूसरों को दोष दे रहे हैं। और टोना टोट का शर्म आनी चाहिए आपको। कल रात मैंने देखा था जेठ जी अपने हिस्से का थोड़ा सा पानी चुपके से हमारे नादान के लिए रख गए थे, क्योंकि वह रो रहा था। वे आज भी आपकी चिंता करते हैं और आप उनकी तरफ देखते भी नहीं। हम बर्बाद हो रहे हैं कैलाश जी, लेकिन पैसे की कमी से नहीं, बल्कि आपके इस झूठे अहंकार की वजह से। टैंकर का पानी हमारी प्यास बुझा सकता है, लेकिन इस घर की शांति नहीं लौटा सकता। देखिए अपने बच्चों को, वे सहमे हुए हैं। उन्हें पिता नहीं, एक चिड़चिड़ा व्यापारी दिखाई देता है जो हर वक्त केवल मुनाफे और घाटे की बात करता है। मैं शहर की लड़की हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि गांव का गंवारपन आपके अंदर नहीं, बल्कि उस शहर की चालाकी में है जिसे आप ओढ़ कर आए हैं। अगर अब भी आप नहीं संभले तो ये गन्ना तो क्या हम सब सूख जाएंगे? रेवती के शब्दों ने केशव को तिलमिला दिया। उसने हाथ उठाया, लेकिन फिर रोक लिया। उसे अपनी पत्नी की आंखों में वह सच्चाई दिखाई दी जिससे वह भाग रहा था। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। वह गांव की चौपाल की तरफ गया, जहां सेठ गिरधारी और कुछ अन्य लोग ताश खेल रहे थे।
कैलाश को लगा कि वहाँ उसे कुछ सांत्वना मिलेगी, कुछ समर्थन मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुंचा, उसने देखा कि लोग उसे देखकर कान्हा फूंसी कर रहे हैं। सेठ गिरधारी, जो कल तक उसे कैलाश बाबू कहता था, आज उसे देखकर अपनी कुर्सी से नहीं उठा। गिरधारी जानता था कि कैलाश की आर्थिक स्थिति अब खराब हो चुकी है। अरे रामदीन, रमेश की क्या बात करते हो? वह तो पुरानी खोपड़ी है, लेकिन हमारे कैलाश बाबू यह तो आधुनिक है। सुना है आजकल इनके घर पानी के टैंकर भी कम आ रहे हैं। क्यों कैलाश भाई, क्या शहर से पानी आना बंद हो गया या जेब में छेद हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, खेती बाड़ी रईसों का शौक नहीं है, इसमें तो खून जलाना पड़ता है। तुम बेकार में इस पचड़े में पड़े। एक सलाह दूं, वो गन्ने की फसल जो वैसे भी सूखने वाली है, उसे अभी काट लो और पशुओं के चारे के भाव बेच दो। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा उससे टैंकर का बिल चुका देना। और हाँ, मेरी दुकान का पुराना उधार भी बाकी है। अब तो तुम अलग हो गए हो, तो मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। कल तक अगर पुराने पैसे नहीं आए तो मुझे तुम्हारे घर आकर तगादा करना पड़ेगा और वह अच्छा नहीं लगेगा। हवेली की इज्जत का सवाल है ना? वैसे इज्जत तो उसी दिन बट गई थी जिस दिन तुमने दीवार उठाई थी। अब क्या शर्म और क्या लिहाज। गिरधारी काका, जुबान संभाल कर बात कीजिए। मैंने आपसे उधार मांगा था, भीख नहीं। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मेरी फसल अभी भी खड़ी है और मुझे यकीन है कि बारिश होगी। आप जैसे लोग केवल मौके का फायदा उठाना जानते हैं। जब मेरे पास पैसा था तब आप मेरे आगे पीछे घूमते थे, और आज जब मेरा समय थोड़ा खराब है तो आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा और ना ही अपना गन्ना काटूंगा। मैं साबित करके रहूंगा कि मैं सही था। मुझे आप लोगों की हमदर्दी या सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ। कैलाश वहां से तेजी से उठकर चला गया, लेकिन उसके कानों में पीछे से आती लोगों की हंसी गूंज रही थी। वह अपमान के घूंट पीकर रहा। कैलाश को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह दूसरे के कहने पर अपने ही भाई से अलग हो जाता है। ये मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, न सोचा न समझा, और अपने भाई से अलग हो गया। मैं अपने पूर्वजों का घर बंटवा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। न जाने मेरा भाई मुझे माफ कर पाएगा कि भी नहीं। मैं अभी उसके पास जाकर उससे माफी मांगता। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरी बात न मानकर उसे दुष्ट की बात मानी। मैं तुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसे दोस्त और किया था, जिसका परिणाम मुझे मिल चुका है। मैं जानता हूं कि तू मेरे ही भलाई के लिए सब कुछ कर रहा है। आप तो मुझे मैंने तुझे माफ किया मेरे भाई, लेकिन तूने जो गन्ने की फसल बोई है उसमें तो और भी पानी चाहिए, नहीं तो वह गन्ने का पौधा सूख जाएगा और इससे हमें बहुत बड़ा घाट लग सकता है। अगर बारिश नहीं हुई तो यह घर भी गिरवी रखनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महीने बारिश जरूर होगी। अगले दिन बहुत जोरों से बारिश होने लगी और गन्ने की फसल फिर से हरी भरी हो गई। लेकिन वही रमेश की फसल पहले ही सूख चुकी थी। लेकिन गन्ने की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा मिला था। इस तरह गन्ने की फसल में लाखों का फायदा हुआ और दोनों भाई अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे।